बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मशवरा यही है कि थोड़ा रिलैक्स हो के काम करें। बहुत ख़बरें मिल रही होंगी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर अच्छे ही ख़बर मेरे तक तो पहुंच रही है। कोई बहुत आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की ख़बर नहीं है। आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, और जो चीज़ सर्टन है उसकी तैयारी करें। आज हमने बुक 2 जो है उसका टेस्ट डिस्कस करना है जनाब। तो बुक 2 का टेस्ट डिस्कस करते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। क्वेश्चन 1 है, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि किसी के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो। तो इसमें जो एसिटल्डिहाइड है, मतलब ये रिएक्शन लाजमी तौर पे वो करते हैं, वो कंपाउंड हैविंग नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, जिनमें कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो। तो जो एसिटल्डिहाइड का मालिक्यूल है, इस एसिटल्डिहाइड के मालिक्यूल में ये अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन उसे कहते हैं जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच है, और ये इसके साथ जो हाइड्रोजन है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अगर किसी के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो तो वेल्डोल कंडेंसेशन तो करता है, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन नहीं कर सकता। सो ऑप्शन हो जाएगी जी बी, बीटा। सेकंड, द आइसोमर विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू मल्टीवैलेंट एटम, मेटामर्स कहते हैं इनको, और ऑप्शन हो जाएगी चार्ली। और याद रखिए मेटामर्स कौन होते हैं, ये ईथर्स हैं जो मेटामरिज्म शो करते हैं। यानी ये बात हो रही है मल्टीवैलेंट एटम, यानी जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सके, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ ग्रुप्स अटैच होने होते हैं, जैसे मल्टीवैलेंट एटम कहते हैं। और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हैं, सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। ये वाला फंक्शन जो आइसोमरिज्म है ये एस्टर भी शो करते हैं, एस्टर शो करते हैं, ईथर शो करते हैं, कीटोन शो करते हैं। तो ये कीटोन, एस्टर, ईथर, ये वाले आइसोमरिज्म शो करते हैं। अभी क्वेश्चन तो ये था कि ये इस आइसोमरिज्म को कहते क्या है, मेटामरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाम पूछा है, करेक्ट नेम। ये टॉलीन का डेरिवेटिव है। तो अगर ये कंपाउंड है CH3, इसे टॉलीन बोलते हैं, और इस टॉलीन में अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो इससे बोलते हैं बेंजाइल। इसमें अगर 2 हाइड्रोजन लेस कर दें इसे बोलते हैं बेंजल, और इसमें से 3 हाइड्रोजन अगर कम कर दें तो इसे बोलते हैं बेंजो। तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। तो ये जनाब फिर चार्ली हो जाएगा हमारे पास। तो चूँकि वो जो हमें गिवन है CH इसमें बेंजल हो गया, हाँ जो बेंजल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट स्टेबल कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन यानी कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज हो तो कार्ब एनाइन में याद रखें कि ऐसा कार्बन जो कार्ब एनाइन की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है सुपर प्राइमरी, ये वाला, और फिर उसके बाद ये वाला प्राइमरी जो एक कार्बन से अटैच, तो सुपर प्राइमरी कहते हैं जो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाएगा कि सेकेंडरी कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये, और सबसे कम होगा जो टर्शरी कार्बन होगा। तो जो टर्शरी कार्बन है ना उस पर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ये कार्ब एनाइन है। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो सबसे कम स्टेबल ये होगा टर्शरी कार्बन एनाइन। तो ये आंसर हो गया डेल्टा। यही बात अगर कार्बोकेटाइन की करते, याद रखना, अगर कार्बोकेटाइन की करते या कार्बन फ्री रेडिकल की करते तो उसमें लाजमी तौर पे ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाता। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर टर्शरी सबसे स्टेबल होता, प्राइमरी सबसे कम जो है ना वो स्टेबल होता, फ्री रेडिकल में भी और कार्बोकेटाइन में भी। ये उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 5,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड फिनाइल एथानोन। तो बेंजल्डिहाइड ये एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड कड़वे बादामों जैसी इसकी स्मेल होती, बिटर एलिमेंट जैसी। और फिनाइल एथानोन, तो फिनाइल एथानोन जो है ना वो ये है कि एक तरफ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और टोटल 2 कार्बन है, तो फिनाइल एथानोन इसे कहते हैं। तो ये कीटोन है, तो मतलब और इस ग्रुप को फिनाइल कहते हैं। तो ये एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। अब देखिए कि हमने एल्डिहाइड और कीटोन में फ़र्क करना है, तो फिर ये बीटा आ जाएगा। बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है टॉलरेंस रीएजेंट को, और जो टॉलरेंस रीएजेंट होता है तो एल्डिहाइड इससे सिर्फ रिएक्शन करते हैं, कीटोन इससे रिएक्शन ही नहीं करते, तो इसलिए ये यूज़ हो जाएगा। उसके बाद जनाब, इफ़ डिफरेंस बिटवीन pKa वैल्यूज ऑफ 2 एसिड्स इज 2, यानी pKa ऑफ A माइनस pKa ऑफ B, 2 एसिड है, एक एसिड को A का एक को B का है, तो जो pK है A एसिड की वो 2 प्लस pKab हो गई। इसका मतलब A जो है ना ये हायर वैल्यू है और pKb स्मॉलर वैल्यू है, क्योंकि pKa जो है ना pKb में 2 ऐड करके आ रहा है, तो A एसिड जो है ना इसकी pK वैल्यू ज़्यादा है। और फिर ये याद रखो कि pKa वैल्यू जो है ये एसिड स्ट्रेंथ के इन्वर्स होती, एसिड स्ट्रेंथ के इन्वर्स होती, तो जिसकी pKa वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो pKb वैल्यू कम है तो ये स्ट्रॉन्ग है, और अगर 1 का डिफरेंस हो तो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है, अगर 2 का डिफरेंस हो तो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए जो pKb है, एक तो इसकी जो B एसिड है इसकी जो pKa वैल्यू है वो चूँकि कम है तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग है। और कहा कि अगर 2 एसिड्स की pKa वैल्यू में 1 का डिफरेंस हो, एक की 2 एक की 3 है, तो जिसकी कम है वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, अगर 2 यूनिट का डिफरेंस है तो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, और जिस 3 होती तो 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। तो pKa B की कम है, ये स्ट्रॉन्ग है, 2 का डिफरेंस है तो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। तो 6 जो है ना जनाब ये हो जाएगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन प्रोडिक्ट टेबल आर मेटल्स हैं जी। पूरे प्रोडिक्ट टेबल में तकरीबन अगर 109 एलिमेंट्स हैं ना, तो उसमें से 84 मेटल्स हैं, 84 मेटल्स हैं, और कोई 30 जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। तो सबसे ज़्यादा मेटल्स होती। क्वेश्चन 8, तो अल्फा ऑप्शन हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन 8 में है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम सोडियम एसीटेट, यानी रिएक्शन देखो ज़रा क्या हो रहा है कि सोडियम एसीटेट, मीथेन कैसे बनेगा? मीथेन बनेगा जब इसका ये रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे, और जब ये रिएक्शन करेंगे ना तो इसे कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। जितने कार्बन वाला एसिड का सॉल्ट था उससे एक कम हो जाएगा कार्बन, तो इससे कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको ऐसे ही याद रखो कि अगर कभी सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड का और जो एल्केन बन रहा है उसमें कार्बन कम हो गया है तो ये डी कार्बोक्सिलेशन है। तो जनाब इसमें फिर ये हो गया चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन 9, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैटी एसिड? फैटी एसिड इसमें सिर्फ हेक्सानोइक एसिड हो सकता है। फैटी एसिड बोलते हैं कि एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफैटिक कहते हैं नॉन एरोमेटिक को। एक तो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, मतलब बेंजीन वगैरह नहीं होनी चाहिए, और फिर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए। इसमें जो है ना मेलोनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, मेलोनिक एसिड ये होता, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो लिहाजा ये नहीं हो सकेगा।
इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगी। फिर देखें बीटा थैलिक एसिड है, तो थैलिक एसिड इसे कहते हैं बेंजीन है और उस पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है। एक तो ये एरोमेटिक एक डाई कार्बोक्सिलिक है, और सक्सीनिक एसिड जो होता है उसमें भी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। तो फिर हेक्सेन डायोइक एसिड जो है ना वो ही रह जाएगा, और वो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगी डेल्टा। एलिफेटिक का मतलब होता है नॉन एरोमेटिक, एक तो नॉन एरोमेटिक होना चाहिए और दूसरा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए फैटी एसिड के लिए। क्वेश्चन नंबर फिर 10 जी। क्वेश्चन नंबर 10 में कि ऐसे एंजाइम्स जो एक ही ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ही तरह के रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं उन्हें कहते हैं आइसो एंजाइम्स। तो आइसो एंजाइम्स आ जाएगा। लाइसिस बोलते हैं जब हाई एनर्जी कोई बॉन्ड ब्रेक करना हो, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कहीं पे ऐड करना हो। और ग्रुप 2 तो ग्रुप सेकंड बी के एलिमेंट पूछ रहे हैं। सेकंड बी के जो एलिमेंट हैं वो है जिंक, कैडमियम, मरकरी। इस तरह से थर्ड बी के भी याद रख लें, स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथनम। ये जो एलिमेंट है ना इनको बोलते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और ये ग्रुप थर्ड बी और सेकंड बी हैं। L11 का ऑप्शन अल्फा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो यार थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, तो एक तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ना ये ऑर्डर याद रख लें। सेकंड पीरियड के लिए यहाँ मैक्सिमम है और यहाँ मिनिमम है, और जहाँ बीच में आ रही है एक्सेप्शंस वो भी डिस्कस होगी। फिर थर्ड पीरियड वो देख लें। तो थर्ड पीरियड जो है ना जी वो ये है। तो थर्ड पीरियड में अब यहाँ देखो कौन कौन से एलिमेंट हमें गिवन है। तो जो एलिमेंट हमें गिवन हैं जनाब वो कौन कौन से हैं, सोडियम है और सल्फ़र है और फास्फोरस और मैग्नीशियम है। तो जितना हम जाएंगे ना राइट साइड पे उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे देखो ये जरा सा करेक्ट कर लो, यहाँ पे ऐसे आना है। तो जितना राइट पे जाएंगे उतनी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जब हम फास्फोरस और सल्फ़र या नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे तो फास्फोरस की ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ ना P3 कॉन्फ़िगरेशन होती है और इस यहाँ पे P4 कॉन्फ़िगरेशन होती है, और P3 हाफ फिल्ड होते हैं तो लिहाजा वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। सो ये जनाब वो फास्फोरस आ जाएगा। देखो फास्फोरस जो है ना वो लिखा हुआ है बीटा में। तो क्वेश्चन 13 यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी का ये दो ट्रेंड याद कर लेंगे ना तो आयनाइजेशन एनर्जी की सारी एक्सेप्शन याद हो जाएगी, एक्सेप्शन समेत जो ट्रेंड है। क्वेश्चन 13 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोर बेसिक। तो जितना डाउनवर्ड मूव करते हैं ना उतना जो ऑक्साइड हैं उनकी जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज करती हैं। तो बेसिसिटी जो है वो डाउनवर्ड इंक्रीज करती है। और ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो जो सबसे डाउनवर्ड है वो स्ट्रोंशियम है इनमें से, तो लिहाजा स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि जितना डाउनवर्ड मूव करेंगे उतना एलिमेंट ज़्यादा मेटेलिक होगा। जितना ज़्यादा मेटेलिक हो जाएगा उतना ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। इसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन ये है कि कौन है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से रिएक्ट करता और एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। तो ब्यूटानोन कीटोन है, ब्यूटानोन कीटोन है, और जबकि ब्यूटानल एल्डिहाइड है। तो ब्यूटानल एल्डिहाइड है और ब्यूटानोन कीटोन है। तो ये दोनों के साथ जो है ना वो 2,4-DNPH
ये जो 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है, दोनों के साथ एक ही टेस्ट देते हैं, एक जैसे प्रेसिपिटेट आएंगे येलो ऑरेंज रेड से। टॉलरेंस रीजेंट जो है वो सिर्फ रिएक्ट करता है एल्डिहाइड से, कीटोन से करेगा ही नहीं। और जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो सेम कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। जब कीटोन की ऑक्सीडेशन होगी तो कीटोन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और जो एसिड बनेगा उसमें कार्बन सेम नहीं रहते। तो अल्फा जो है ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है उतने कार्बन वाला एसिड बनता है। कीटोन की ऑक्सीडेशन से जितने कार्बन वाला कीटोन होता है उससे कम कार्बन वाला एसिड बनता है, लिहाजा उसमें सेम प्रोडक्ट नहीं आएंगे। बीटा फैलिंग है, सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, कीटोन से रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो इसलिए ये 2,4-DNPH दोनों के साथ एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाएगा, एक ही जैसे प्रेसिपिटेट होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक? हेट्रोसाइक्लिक ये है फ्यूरेन, और इसमें ये यहाँ पे जो है ना हेट्रोसाइक्लिक लाने के लिए रिंग के अंदर कार्बन की जगह, रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम होना चाहिए। तो फिनोल है ना, तो फिनोल में ये होता है कि बेंजीन है और उस पर OH ग्रुप लगा हुआ, बेंजीन है और उस पर OH ग्रुप लगा, रिंग से बाहर है ऑक्सीजन। रिंग हेट्रोसाइक्लिक लाने के लिए ना, हेट्रोसाइक्लिक के लिए हेट्रो एटम रिंग के अंदर होना चाहिए कार्बन के अलावा। तो एनिलीन में भी ये होता है कि बेंजीन पर NH2 ग्रुप अटैच है और रिंग तो वो कार्बन एटम पर ही मुश्तमिल है, तो इसलिए डेल्टा हो जाएगा 15 का। 16 जो है जनाब, एसिटिलीन इज पॉलीमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। तो यार एसिटिलीन जो है उसके एक मालिक्यूल जो है एक और एसिटिलीन के मालिक्यूल से जब पॉलीमराइज करते हैं तो ये हमारे पास ये जो एक हाइड्रोजन है ना, ये एक तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जाती और जो बाकी हिस्सा सारा वो दूसरे कार्बन पे ऐड हो जाता है। तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाता है। तो मतलब ये एक हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो गई, यहाँ लग गई, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी टूट गया, डबल बॉन्ड रह गया। और ये जो था सारा ग्रुप, ये ग्रुप इसके साथ CH के साथ लग गया। तो ये अगर इसको देखो तो ये एस्ट्रोलीन का मालिक्यूल है, एस्ट्रोलीन के मालिक्यूल की जगह ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं विनाइल, तो इसलिए इसे बोलते हैं विनाइल एस्ट्रोलीन। तो ये विनाइल एस्ट्रोलीन बन गया। तो और यही डाइविनाइल एस्ट्रोलीन फिर जब इससे रिएक्ट करता है, फर्दर ये चलता आगे, तो फिर ये डाइविनाइल एस्ट्रोलीन बन जाता है। तो ये जो हमारे पास मालिक्यूल है, अब ये होगा कि फिर इसमें एडिशन होगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ना वो कम होके इधर लग जाएगी और जो सारा मालिक्यूल है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये डाइविनाइल एस्ट्रोलीन जो है ना ये हमारे पास मालिक्यूल बन जाएगा। एक विनाइल ग्रुप ये है, एक विनाइल ग्रुप ये है, डाइविनाइल एस्ट्रोलीन। अब ऐसे होगा ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगी इधर लग जाएगी और ये जो बाकी सारा मालिक्यूल है ना इसको समझो ऐसे हम घसीट के उसके साथ लगा देंगे, तो ये डाइविनाइल एस्ट्रोलीन बन जाएगी हमारे पास। बुक का रिएक्शन है, तो ये ऑप्शन बनेगी हमारे पास डेल्टा पॉलीमराइजेशन, और यही फिर आगे रबर में चेंज हो जाए। इसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइड? अमाइड इसे कहते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को रिप्लेस करके NH2 लगा दें तो इसे बोलते हैं अमाइड। ये अमाइड है। अमाइड का फंक्शनल ग्रुप ये है C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये फिर अमाइड इसमें जो है, जैसे यूरिया एक अमाइड है, तो ये डेल्टा ऑप्शन हो जाएगी। वैसे अगर R के साथ NH2 हो या अमोनिया हो इसे अमाइन बोलते हैं, तो ये अमाइन है। बाकी सब अमाइन है जो इसमें गिवन हुए हैं, गिवन है।
अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप लगा दें, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 अल्काइल ग्रुप लगा दें, वो सब एमाइंस हैं। इसके बाद जनाब द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन, यानी कौन से रिएक्शन है जो एल्कीन की पहचान है? एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। और ये भी याद रखिएगा कि एल्कीन के जो एडिशन रिएक्शन है वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन या एल्काइन दोनों में जो एडिशन रिएक्शन होते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होता है, अगर होता है ना एल्डिहाइड कीटोन तो उनके एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। 19 एनाइन दैट हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज टाइटेनियम +4। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22, +4 का मतलब है कि टाइटेनियम के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी टाइटेनियम में 22 प्रोटॉन और 22 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, और +4 चार्ज का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो 22 में से 4 माइनस किया तो 18 इलेक्ट्रॉन है। अब और कौन है जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है? तो वो है S-2, क्योंकि सल्फर पे के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, -2 चार्ज आ गया है, तो 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन है। बाकी एल्यूमिनियम देखो तो एल्यूमिनियम जो है ना उसका 13 होता है एटॉमिक नंबर, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेस हो गए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास। वेनेडियम जो है ये 23 होती है और इस पे चार्ज है +3, तो इसमें से 20 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 23 में से 3 माइनस करके। आर्गॉन के पास होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्लस चार्ज है तो 17 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे उसके पास, तो 18 इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी के पास हैं। ऑप्शन बन जाएगी हमारी, क्या ऑप्शन बनी? S डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 20, द जनरल फार्मूला ऑफ डाई आइन। देखो डाई आइन का मतलब है कि किसी में 2 ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है ना, डाई आइन तभी बोलेंगे ना जब किसी में 2 ट्रिपल बॉन्ड हो। किसी में एक ट्रिपल बॉन्ड हो ना, एक ट्रिपल बॉन्ड, तो उसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2 एल्काइन का। अच्छा, अब डाई आइन है, याद रखो हर पाई बॉन्ड के नतीजे में 2 हाइड्रोजन लेस होनी। एक पाई बॉन्ड बनेगा तो 2 हाइड्रोजन माइनस कर देनी, फिर एक और पाई बॉन्ड बनेगा 2 हाइड्रोजन माइनस कर देनी। अब अगर तो सिर्फ एक ही होता ट्रिपल बॉन्ड तो उसका तो फार्मूला ये था। अब एक और ट्रिपल बॉन्ड आया, एक और ट्रिपल बॉन्ड आया, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड कितने बन गए? 2। एक पाई बॉन्ड के लिए कितने हाइड्रोजन माइनस करने हैं? 2। तो 2 पाई बॉन्ड के लिए 4 माइनस करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा CnH2n-6। तो याद रखिएगा कि जब कहीं पे पाई बॉन्ड होते हैं तो एक पाई बॉन्ड बनने से हाइड्रोजन 2 कम हो जाती हैं। जैसे देखो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 और एल्कीन का CnH2n, तो जब उसमें एक पाई बॉन्ड बने तो 2 हाइड्रोजन कम हो। क्वेश्चन जनाब है हमारे पास 21। तो क्वेश्चन 21 में विच कंपाउंड विल नॉट रिएक्ट विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसनट्रेटेड। ये कंडीशंस हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन की। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ इथाइल अल्कोहल ये टेस्ट देता है, सिर्फ इथाइल अल्कोहल, और कोई ये टेस्ट नहीं देता। और जो कीटोन है, चलो पूरी सेकेंडरी अल्कोहल में से जितने 2 ओल हैं, यानी वो 2 ब्यूटानोल, 2 प्रोपानोल, 2 पेंटानोल, वो सब ये टेस्ट देंगे। एल्डिहाइड में से एक ही मॉलिक्यूल ये टेस्ट देता है एसिटल्डिहाइड, और कोई मॉलिक्यूल ये टेस्ट नहीं देता है। और जो कीटोन है, कीटोन में से जो 2 ओन है वो सब ये टेस्ट देते हैं, 2 प्रोपानोन, 2 ब्यूटानोन, 2 पेंटानोन। 3 ओन ये कभी टेस्ट नहीं देते। यहाँ फिर जो डेल्टा है 3 पेंटानोन,
वो ये टेस्ट नहीं देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देते हैं ये उसकी पूरी डिटेल होगी। क्वेश्चन 22, एथेनल, एथेनल कहते हैं स्टल्डिहाइड को, इसका फार्मूला अगर लिखें एथेनल का तो CH3C डबल बॉन्ड OH, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, बताएं इसमें कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, ये डबल बॉन्ड H, तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए जी। इसमें एक पाई बॉन्ड है, चार्ली हो जाएगा। 23, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद एथेनॉल टू गिव, जनरल रिएक्शन है, जब भी एल्कोहल सोडियम से रिएक्ट करते हैं, जब भी एल्कोहल सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। यानी ये फिनोल का, ये एल्कोहल का टेस्ट है एज अ फैमिली। कोई भी एल्कोहल हो वो सोडियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा, तो ये एज अ फैमिली एल्कोहल का ये टेस्ट हो जाता है जी। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। 23 का फिर आंसर हमारे पास बन जाएगा डेल्टा। क्वेश्चन है 24 में कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही है और हमारे पास है सोडियम ब्यूटानोएट। पहले तो देखो कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस का जो रिएक्शन है उस रिएक्शन की जर्नल स्कीम ये है कि जब हम कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में ये रिएक्शन होता है, यानी जो एसिड का सॉल्ट होता है उसमें जो R होता है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक कार्बन छोड़ के जो R होता है उसको डबल कर देते हैं, फिर एल्केन बनता है। तो अब यहाँ पर जो हमें गिवन है वो गिवन है सोडियम ब्यूटानोएट, तो सोडियम ब्यूटानोएट, ये सोडियम ब्यूटानोएट और ये एक कार्बन इसका रहने दें, तो R के अंदर कितने कार्बन रह गए, 3, तो 3 कार्बन को डबल करें तो 3 × 3, तो ये हेक्सेन बनेगा हमारे पास 6 कार्बन वाला, क्योंकि ये 3 कार्बन × 3 कार्बन वाला एल्केन बनेगा। दी रिएक्शन, तो ये चार्ली हो गया। क्वेश्चन 25 में द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये बेंजीन है, एसिटाइल क्लोराइड इसे कहते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O Cl को AlCl3 से रिएक्ट कर रहे हैं। बस सिंपल ये रिएक्शन होना कि ये जो बेंजीन के हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ अलग हो जाएगी और ये ग्रुप बेंजीन पे लग जाएगा, इसे बोलते हैं एसीटोफिनोन, तो ये एसीटोफिनोन बन जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन इसे बोलते हैं, बीटा ऑप्शन। 26, हाँ ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, कहते हैं कि कौन सी बात इनके बारे में करेक्ट है। 2 मॉलिक्यूल गिवन है, एल्कीन के 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो गिवन है हमारे पास, और जो एल्कीन के 2 मॉलिक्यूल हैं उनके बारे में कहते हैं कौन सी बात ठीक है। तो सब ऑप्शन देखते हैं। पहले देखो मॉलिक्यूल कौन से गिवन है, एक तो है 2-ब्यूटीन और एक है प्रोपीन, तो एक प्रोपीन है एक 2-ब्यूटीन है। अब कहते हैं अल्फा के नाइदर एग्जिबिट्स सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, इनमें से कोई भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करता। नहीं, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जो है जब हम बात करेंगे तो ये तो करेगा, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म ये नहीं कर सकेगा। ये क्यों नहीं कर सकेगा, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक जैसे ग्रुप लगे हो ना तो वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। तो ये बात गलत है, क्योंकि ऑप्शन तो ये कह रही है कि दोनों नहीं कर सकते, एक सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो कर सकता है, एक नहीं कर सकता। बीटा नाइदर में भी पॉलीमराइज्ड, नहीं दोनों की पॉलीमराइजेशन होएगी, जिसमें भी पाई बॉन्ड होंगे तो वो दोनों पॉलीमराइज हो जाएंगे, ये भी गलत है। चार्ली नाइदर रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू गिव 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन, ये ऑप्शन है हमारी करेक्ट, क्योंकि ना देखो 1,4 पे तो ना अगर इसमें ब्रोमीन से रिएक्शन करवाओगे तो जिन 2 कार्बन में डबल बॉन्ड होता है उन्हीं दोनों पे ब्रोमीन लगती है,
तो मतलब अगर यहाँ पे 2 और 3 में डबल बॉन्ड है तो 2,3 डाइब्रोमो होगा ना, 1,4 तो नहीं हो सकता। यानी डबल बॉन्ड हमेशा 2 एडजेसेंट कार्बन पे होता है और उन दोनों कार्बन पे ही ब्रोमीन ने लगना है, हेलोजन ने लगना है, तो 1,4 डाइब्रोमो तो नहीं बनेगा। अगर एल्कीन में रिएक्शन करेंगे तो ये ना 1,4 यहाँ बनना है, यानी यहाँ करोगे तो ब्रोमीन 1,2 पे लगेगी, यहाँ करोगे तो 2,3 पे लगेगी। लिहाजा चार्ली ऑप्शन है वो, क्योंकि ऑप्शन में ये वो कह रहे हैं कि दोनों से नहीं ये बन सकता। हाँ, दोनों से नहीं बन सकता, 1,4 किसी भी एल्कीन से नहीं बन सकता। डेल्टा एंड नीदर रिएक्ट्स टू द हाइड्रोजन टू फॉर्म ब्यूटेन। ज़ाहिर है इसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे तो इसमें तो जो है वो ये दोनों में पॉसिबल नहीं, इसलिए ये करेक्ट आंसर है हमारा चार्ली। डेल्टा में इसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे तो उतने कार्बन वाली एल्केन बनेगी ब्यूटेन, इसमें उतने कार्बन वाली एल्केन प्रोपेन बनेगी, तो वो इसलिए फिर ये बात भी ठीक है, ब्यूटेन दोनों से नहीं बन सकता, एक से बन सकता। नीदर में भी ऑक्सीडाइज विद एल्काइन KMnO4 टू गिव डाईओल। नहीं, दोनों डाईओल बनाएंगे, KMnO4 से इसका भी डाईओल बनेगा, यानी जहाँ जिन दो कार्बन में है हमारे पास डबल बॉन्ड, जब KMnO4 से रिएक्ट करते हैं तो उन दोनों कार्बन पे OH ग्रुप लग जाता है, इस पे भी OH, इस पे भी OH और OH लग जाएगा। 27 क्वेश्चन 27 में विच इज़ एसिडिक। जितनी भी 1 एल्काइन है या टर्मिनल एल्काइन है वो एसिडिक होते हैं। तो जो भी टर्मिनल एल्काइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड नंबर 1 पे होता है, या जो 1 एल्काइन है, ये एसिडिक होते हैं। यानी कि जिसमें भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगी ना, उस हाइड्रोजन को कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि वो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकती है, वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकती है, और जब वो हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो वो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ अलग होगी, और एसिड के अंदर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ ही अलग होती है। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जहाँ भी हाइड्रोजन होगी वो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगी, और वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगी अगर वो नंबर 1 कार्बन पे हाइड्रोजन लगी हुई है, इसी को 1 एल्काइन कहते हैं। और जितनी इसमें एल्काइन दी हैं सब में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, सब एसिडिक हाइड्रोजन है। एल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं जी? एल्काइल हैलाइड हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो मोनोहेलो एल्केन होते हैं उन्हें एल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो जिनमें एक सिर्फ जो मोनोहेलो एल्केन होते हैं, यानी जो RX एक ही हेलोजन लगा हो, उन्हें हम कहते हैं कि वो एल्काइल हैलाइड है। 2 या 3 हेलोजन एटम लगे हो तो उसको एल्काइल हैलाइड नहीं बोलते। तो 29 बेंजीन अगर उसकी ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है? मैलिक एसिड बनता है। बेंजीन को जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, दरमियान में पहले जो है ना वो ये मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड इसे कहते हैं कि ये मैलिक एसिड है, तो ये मैलिक एसिड बनता है। अगर ये दोनों बल्कि ग्रुप डबल बॉन्ड के एक ही साइड पे हो तो फिर इसे बोलते हैं मैलिक एसिड। और अगर ये होते हैं ना अपोजिट साइड पे, यानी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ लगा होता, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर लगा होता, तो फिर इसे बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। फार्मूला सेम होता, लेकिन अगर ट्रांस आइसोमर हो तो फ्यूमेरिक एसिड, और अगर सिस आइसोमर हो तो मैलिक एसिड। तो बेंजीन में ना मैलिक एसिड जो है वो बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 का फिर ऑप्शन हमारे पास बन गया जनाब डेल्टा। क्वेश्चन 30, तो क्वेश्चन 30 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनीसोल। कहते हैं एनीसोल क्या है? एनीसोल ये फार्मूला जी बेंजीन है और इस पे OCH3 है, तो यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये हो गया फिनाइल, ये हो गया मिथाइल और ईथर, फिनाइल मिथाइल ईथर। ईथर को ये कहते हैं ना, तो एक तरफ अगर फिनाइल ग्रुप लग जाए, एक तरफ मिथाइल लग जाए तो ये फिनाइल मिथाइल ईथर हो गया। तो 30 का आंसर बीटा हो गया। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम। फ्यूमरेज, आमतौर पे जितने भी एंजाइम होते हैं उनके नाम के आखिर में एज आता है, तो
तो ये फ्यूमेरेज जो है ना ये एक एंजाइम है, और ये जो लिपिड है ये तो फैट और ऑयल को कहते हैं, सुक्रोज और माल्टोज कार्बोहाइड्रेट है। 32 एसिटिक एसिड का कहते हैं कि मोलर मास बेंजीन में कितना होगा। एसिटिक एसिड जो है ये बेंजीन जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसके अंदर जितने कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और वो ये करते हैं कि वो डाइमर फॉर्म कर देते हैं। तो जब वो डाइमर फॉर्म कर देते हैं तो उनका मोलर मास डबल हो जाता है। तो एसिटिक एसिड जो है ना इसका मोलर मास रूटीन में होता है 60 ग्राम पर मोल, डबल हो के ये 120 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो ये डाइमर कब बनाता है? ये डाइमर बनाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में और वेपर फेज में। तो वेपर फेज में और नॉन पोलर सॉल्वेंट में 32 चार्ली हो गया। 33 में प्रोटीन का कहते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन क्या है उसमें फीचर, पेप्टाइड लिंकेज होते हैं। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनती, और अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड लिंकेज से ही मिलते हैं, और ये होता है पेप्टाइड लिंकेज। ये पेप्टाइड लिंकेज है, और प्रोटीन का स्ट्रक्चरल फीचर मेनली यही है, पेप्टाइड लिंकेज। तो ये जनाब चार्ली हो जाएगा। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हाईली आयनाइज्ड इन वाटर। कौन, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है सब, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा आयनाइज होगा? जितना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतना एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना कार्बोक्सिलिक ग्रुप के करीब होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे इसमें देखो इसमें 2Cl अटैच हैं, इसमें यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे और जितना ज़्यादा करीब होंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के उतनी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं वो एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। उसकी वजह कि वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगा, जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, और ये आसानी से आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई बेस मौजूद है जिसने इसे एक्सेप्ट करना है। तो जितना हाइड्रोजन ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतनी जल्दी आयनाइज हो जाएगा। और ज़्यादा पॉजिटिव कब होगा? जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब क्लोरीन की जगह यहाँ अगर फ्लोरीन होता तो वो इससे ज़्यादा एसिडिक हो जाता, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तादाद बढ़ जाएगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ज़्यादा जल्दी आयनाइज होगा। सो ये ऑप्शन अल्फा हो जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे करीब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। किसकी जनाब सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? इन सब में आयरन +2 कोबाल्ट +3 Mn+3। किसी की कॉन्फ़िगरेशन, आयरन होता है 26 और ये कोबाल्ट 27 है, मैंगनीज 25 है। तो इसमें से किसी को भी देख लो यार, इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है मैंगनीज की 3d5 4s2, आयरन की होती है 3d6 4s2, कोबाल्ट की 3d7 4s2। मैंगनीज पे +3 चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने हैं। पहले इलेक्ट्रॉन s में से रिमूव होते हैं, 2 s में से होंगे और एक d में से, तो ये रह जाएगा 3d4। तो d वैसे 5 होता है, 1 2 3 4, तो s तो 0 हो गया, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। Mn क्या है? Mn+3, हाँ, तो Mn+3 में ऐसे हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव। आयरन देखो +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने, तो अब इसके d में रह जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 एक पेयर अप हो जाएगा, तो इसके भी डी में रह गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके डी में सेम 4 इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट देखो 27 है, अब कोबाल्ट यहाँ +3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं 2s में से,
और एक डी में से तो ये भी D6 हो गया, तो इसमें भी 6 हो गया। तो पहले हंट्स रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन अलग अलग, फिर एक पेयर अप होगा, तो इसके डी में भी 4। तो इन सब की कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो ये आपको ना जो 3D सीरीज़ है, यानी स्कैंडियम से लेके तो जिंक तक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करनी है, फिर ये क्वेश्चन हो सकेंगे। 35 का आंसर हो जाएगा बीटा। 36 मोस्ट विग्रस रिएक्शन विद वाटर। तो जितना यार एल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप मूव करेंगे उतनी उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती, तो इनकी रिएक्टिविटी डाउनवर्ड इंक्रीज करती। तो सबसे इसमें ऑप्शन जो है ना वो रुबिडियम है, ग्रुप में डाउनवर्ड है, वो सबसे ज़्यादा विग्रस रिएक्शन करे, तो रुबिडियम ऑप्शन थी डेल्टा। 37 विच आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात यहाँ पे याद रखें कि मेटल जो होती ना ये रिड्यूसिंग एजेंट होती, और जो हेलाइड आइन होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अच्छा, जो मेटल आइन होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो हेलोजन होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन में एक हेलाइड आइन एक ही है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। बीटा में और डेल्टा में मेटल आइन है, मेटल आइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और नोबल गैस तो ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती ना रिड्यूसिंग एजेंट होती, लिहाजा 37 अल्फा। 38 एल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट्स डायमैग्नेटिक होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2, उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और अगर किसी में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो वो डायमैग्नेटिक होता है, तो डायमैग्नेटिक होता है। अनपेयर्ड हो तो पैरामैग्नेटिक होता है। तो सेकेंड ग्रुप के जो हैं वो NS2, तो वो डायमैग्नेटिक। 39 वाटर से रिएक्शन की है और कहते हैं कौन है जो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कौन सी मेटल है। देखो जो मेटल गिवन है ना, ब्रिलियम वाटर से रिएक्ट ही नहीं करती, किसी भी टेम्परेचर पे भी नहीं करती, चाहे रेड हॉट हो। सोडियम रिएक्ट करती है, लेकिन सोडियम वाटर से रिएक्ट जब करेगी तो सोडियम का वाटर से रिएक्ट करके जो हाइड्रोक्साइड बनता है तो NaOH बनता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में ऑप्शन में गिवन रिएक्शन में गिवन है वो MOH ट्वाइस है। इसका मतलब है फर्स्ट ग्रुप की मेटल होती तो फर्स्ट ग्रुप की मेटल तो MOH बनाती, ये वाला हाइड्रोक्साइड तो सेकेंड ग्रुप का कोई एलिमेंट है। तो सेकेंड ग्रुप में ब्रिलियम तो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करती बिल्कुल। मैग्नीशियम रिएक्ट करे तो ऑक्साइड फॉर्म करती, मैग्नीशियम की सूरत में ऑक्साइड बनता, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। तो कैल्शियम होगी सिर्फ, क्योंकि कैल्शियम जो है ना वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती। पहले सेकेंड ग्रुप में मतलब अगर इसकी बात करें, सेकेंड ग्रुप में बात करें ना, तो सेकेंड ग्रुप में ब्रिलियम जो है उसका वाटर के साथ रिएक्शन होता ही नहीं। मैग्नीशियम अगर वाटर से रिएक्ट करे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम अगर वाटर से रिएक्ट करे तो फिर हाइड्रोक्साइड बनता है। बाकी सारे फिर हाइड्रोक्साइड ही बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर कैल्शियम हो जाएगा। 40 जो है, X is the only member of second A group which reacts with alkalis to give hydrogen। सेकेंड ग्रुप में सिर्फ ब्रिलियम है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, एल्कली बेस को कहते हैं, और ये इससे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाती, साथ सोडियम ब्रिलिएट बनाती। वजह यह है कि ब्रिलियम जो है ना वो एम्फोटेरिक होती नेचर के अंदर, ब्रिलियम का ऑक्साइड हो, ब्रिलियम का हाइड्रोक्साइड हो, ये एम्फोटेरिक है नेचर में। तो बाकी जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है ना वो सब बेसिक है, तो बेसिक तो बेस से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ब्रिलियम बीइंग एम्फोटेरिक ये बेस से रिएक्ट कर जाएगा, और बाकी कोई भी इनमें से रिएक्ट नहीं करेगा। लिहाजा इसका जो 39 का तो आंसर हो गया था ना चार्ली, और 40 जो है ना जी इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा। तो ये जनाब पेपर डिस्कस हुआ हमारा, और उम्मीद है कुछ इसमें सीखने को मिलेगा आपको। इन पेपर्स को, क्वेश्चंस को दोबारा ख़ुद भी रिवाइज़ करें, और जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसकी रीडिंग करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया।